नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने धन निष्कासन के विषय में पढ़ा था। जो ब्रिटिश नीति थी उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। आज ये जो टॉपिक हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं ये भी इससे बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड है। अकाल नीति और जो धन निष्कासन था भारत में अंग्रेजों के द्वारा, उसी से ये इंटरकनेक्टेड है। आज हम पढ़ेंगे अकाल नीति का विकास। भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है और मानसून की वर्षा एक निश्चित नहीं है। भारत में प्राचीन काल से अनेक अकाल और सूखे पड़ते रहे हैं, परंतु साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के उल्लेखों से ये प्रतीत होता है कि ये प्राय कम होते थे। यदि कभी अकाल पड़ते भी थे तो जनता के कष्ट निवारण के लिए सरकार राहत कार्य करती थी। अर्थशास्त्र में वर्णित राहत कार्यों में कर का जो कम करना, जो कर है वो जनता से कम लिया जाता था, लोगों को भिन्न भिन्न प्रदेशों में बसाना, सरकारी कोष से अन्न खरीदने के लिए धन देना, कुएं, तालाब और झीलें इत्यादि बनाना तथा अन्य प्रदेशों से अन्न का आयात करना इत्यादि सम्मिलित थे। मुस्लिम युग में भी हुए प्रमुख अकाल मोहम्मद तुगलक, अकबर, शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में पड़े। यद्यपि सम्राटों ने इनसे निपटने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु फिर भी अत्यधिक हानि हुई। आज हम कंपनी के अधीन जो अकाल पड़े उनके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी के शासन के अधीन भारत के भिन्न भिन्न भागों में कम से कम 12 अकाल और 4 भीषण सूखे पड़े। सबसे पहले 1769 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और कंपनी ने अकाल पीड़ितों को सहायता एवं राहत पहुंचाने का कोई भी काम नहीं किया, बल्कि ऊंचे दामों पर बिक्री कर लाभ कमाया। इसकी प्रतिक्रिया बंगाल में सन्यासी विद्रोह के रूप में हुई। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। इसी प्रकार 1781, 1784 और 1792 में मद्रास एवं उत्तरी भारत में भी अकाल पड़े। 1833 में आंध्र प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा और 2 लाख लोग भूखमरी के शिकार हो गए। जब 1803 में आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अकाल पड़ा तो सरकार ने कर में छूट दी, लोगों को ऋण भी दिए और बनारस, इलाहाबाद, कानपुर तथा जो फतेहगढ़ में समस्त आयात किए। अन्न पर सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार अथवा पैसा दिया गया। 1833 के गुंटूर जिले के अकाल से 5 लाख व्यक्तियों और से 2 लाख मारे गए। इसी प्रकार 1837 की बात करें तो 1837 में उत्तरी भारत में जो अकाल पड़ा, सरकार ने सार्वजनिक कार्य आरंभ किए, परंतु निसहाय और दुर्बल व्यक्तियों को राहत पहुंचाने का कार्य सिर्फ धर्मांध संस्थाओं ने ही किया। कंपनी के काल में इस राहत कार्य अथवा अकाल से बचने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई। प्रत्येक सरकार और जिला प्रशासन ने भिन्न भिन्न योजनाएं जैसे अन्न का सुरक्षित भंडार, जमाखोरी पर दंड, अन्न आयात पर पुरस्कार, कुएं इत्यादि के लिए ऋण देना इत्यादि चलाई। अधिकतर जो कंपनी शासन ने इस अकालों के समय तटस्थता की नीति बनाए रखी। अकाल पीड़ितों के हित में कोई भी सरकारी या निजी सहायता नहीं पहुंचाई गई। 1857 की क्रांति के पश्चात हम क्राउन के अधीन पड़े अकालों की चर्चा करें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अकालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1860-61 में दिल्ली आगरा क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और 2 लाख व्यक्ति मारे गए। 1865-66 में अकाल ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को डर दबोचा और कम से कम 20 लाख लोग मारे गए। 1868-70 में मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजपूताना अकाल से ग्रस्त हुए और लगभग इसमें 14 लोग से अधिक मारे गए। 19वीं सदी का सबसे भयंकर अकाल जिसे कह सकते हैं 1876-1878 में पड़ा। इसमें मद्रास, मैसूर, बम्बई, उत्तर प्रदेश मुख्यतः प्रभावित हुए। इसमें 50 लाख लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। लगभग 2,57,000 वर्ग मील का क्षेत्र जिसमें 5 करोड़ 80 लाख लोग उपस्थित थे इसकी चपेट में आ गए। अनेक गांव उजड़ गए और भूमि का विस्तृत क्षेत्र कृषि रहित हो गया। आरसी दत्त के अनुसार 50 लाख लोग मृत्युग्रस्त हो गए। सरकार ने अपनी अनमनी भावना से इस अकाल से निपटने का प्रयत्न किया और इसके प्रयत्न, साधन अथवा व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थे। सरकार ने इस अकाल से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं है।
उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 1896, 1897, 1900 में भीषण अकाल पड़े जिसमें भी लाखों लोग मारे गए। विलियम डिग्बी के अनुसार 1854 से 1901 के बीच में पड़ने वाले अकालों में 2 करोड़ 88 लाख से अधिक लोग मारे गए। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। ये अकाल और उससे मरने वालों की भारी संख्या इस बात की ओर संकेत है कि गरीबी और भूखमरी की जड़ें भारत में इतनी अधिक गहरी हो गई थी। अब ये प्रश्न उठता है कि अकाल के क्या कारण थे, या जो अकाल पड़ रहे थे भारत में क्यों पड़ रहे थे। तो हम अकाल के कारणों पर एक दृष्टि डालेंगे। ब्रिटिश काल में पड़ने वाले ये अकाल केवल सूखे या मानसूनी वर्षा के अभाव का ही परिणाम नहीं थे, क्योंकि अकाल के दिनों में भी भारत से खाद्यान्न का निर्यात किया जा रहा था। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने अकालों को जन्म दिया। ब्रिटिश जो कृषि नीति थी जिसमें भू राजस्व की अधिकता तथा कृषि का जो वाणिज्यीकरण शामिल था, ने खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। किसानों की निर्धनता बढ़ी, फलतः दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तीसरी बात करेंगे हम, ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया और आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं होने दिया। फलतः बेकार शिल्पी कारीगर कृषि की ओर उन्मुख हुए। कृषि पहले से ही पिछड़ी हुई थी और वह इन बढ़े हुए लोगों का दबाव सहन नहीं कर पाई। फलतः प्रति व्यक्ति उत्पादन में भी और भी कमी आ गई। ब्रिटिश यातायात जैसे रेलवे के विकास ने सुदूर क्षेत्रों से खाद्यान्न की निकासी विदेशों की ओर संभव बनाई। फलतः उन स्थानों पर खाद्यान्नों की कमी हो गई। इसका परिणाम ये निकला कि अकाल पड़ने लगे। अकाल दूर करने के संबंध में जो ब्रिटिश सरकार ने, कंपनी ने जो नियम बनाए उनकी हम बात करेंगे। अकाल दूर करने के संबंध में नीतियाँ। अकाल के प्रति सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई। अकाल और राहत कार्यों के संदर्भ में दिलचस्पी भी नहीं ली। वस्तुतः कंपनी अपने राज्य विस्तार की प्रक्रिया में ही संलग्न नहीं, उसे भारतीय जनता के कष्टों से कोई भी चिंता नहीं थी। 1792 के अकाल मद्रास के बाद सर्वप्रथम कंपनी ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ कार्य किए। कंपनी शासन के दौरान स्थानीय स्तर पर कंपनी के अधिकारियों ने कुछ राहत कार्य अवश्य किए, परंतु अकाल न पड़ने और अकाल पड़ने के अवसर पर क्या सहायता एवं राहत कार्य किए जाएं, इसकी कोई निश्चित योजना नहीं थी। अर्थात वर्तमान में स्थापित आपदा प्रबंधन नीति का उस समय पूर्णतः अभाव था। अब हम बात करेंगे क्राउन के शासनकाल में पड़े अकालों के समय कौन सी नीति अपनाई गई। तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली। फिर अकाल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखा और सरकार का राहत कार्यों के संदर्भ में उत्तरदायित्व जो था वो स्वीकार किया गया। इस संदर्भ में कई आयोग व समितियों का गठन किया गया। 1860-61 में दिल्ली आगरा क्षेत्र के दुर्भिक्ष के बाद प्रथम बार अकाल पीड़ितों को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई और कर्नल वेयर्ड के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई, परंतु यह समिति भी कोई ठोस कार्य नहीं कर सकी। उड़ीसा अकाल के बाद 1866 के बाद 1866 में सर जॉर्ज कैम्पबेल, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1866 का जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को राहत कार्य का भार स्वयं उठाना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं पर नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को रेलवे और नहरों आदि के बनाने के लिए ऋण लेने चाहिए और यह जिला अधिकारियों का उत्तरदायित्व था कि वो प्रत्येक संभावित मृत्यु को रोके जाए। इस प्रकार कैम्पबेल आयोग में ये प्रमुख सिफारिशें की गई। लिटन के समय, लिटन जब वायसराय था, 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया जिसे स्ट्रेची आयोग कहा जाता है और इसकी प्रमुख सिफारिशें थी अकाल की संभावना होने के पूर्व ही प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, असमर्थ एवं दरिद्र व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अनाज एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए, उस क्षेत्र में अनाज के निर्यात को प्रतिबंधित करना चाहिए, लगान एवं अन्य करों में छूट या राहत देनी चाहिए, अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पशुओं को स्थानांतरित किया जाना चाहिए, प्रत्येक प्रांत में एक अकाल फंड की स्थापना की जानी चाहिए। इस सिफारिश पर सरकार ने एक अकाल संहिता, फेमाइन कोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि एक अकाल संहिता, अगर प्रश्न आए कि कौन से आयोग में स्थापित की गई तो यहाँ स्ट्रेची आयोग का हम बोलेंगे, बात करेंगे कि अकाल संहिता फेमाइन जो कोड है प्रथम बार
ये स्ट्रेची आयोग में स्थापित की गई थी और 1883 में, और दूसरा अकाल फंड जिसमें प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए राशि देने का प्रावधान था। अकाल संहिता में अकाल को रोकने तथा अकाल की स्थिति में जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएं, नियमों का विस्तृत उल्लेख था। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने एक मैकडोनल्ड जो है आयोग की स्थापना की। लॉर्ड मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में उसके सुझाव थे कि पशुओं एवं बीज के लिए अकाल के समय आर्थिक सहायता एवं अस्थायी जल प्रबंधन करना, सरकारी राहत कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी कार्यों का भी उपयोग करना चाहिए। कृषि की स्थिति सुधारने, सिंचाई एवं परिवहन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। इस अनुशंसा में सबसे प्रमुख बात यह थी कि इसमें सरकार को प्रजा में नैतिक साहस उत्पन्न करने के लिए कहा गया। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अकाल पीड़ितों को तुरंत सहायता एवं आश्वासन देना आरंभ कर दे। मैकडोनल्ड आयोग में एक दुर्भिक्ष आयुक्त फेमाइन कमिश्नर की नियुक्ति का भी सुझाव था। इसमें अराजकीय सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग और बड़े बड़े कार्यों के स्थान पर ग्राम स्तर के कार्यों को प्रारंभ करने का सुझाव था। आयोग ने अधिक अच्छी परिवहन सुविधाओं, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था तथा उत्तम कृषि साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस दुर्भिक्ष नीति की निरंतरता आगे भी रही। अंतिम दुर्भिक्ष आयोग 1943 में बना, जो बंगाल दुर्भिक्ष आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें अखिल भारतीय खाद्यान्न परिषद के गठन की अनुशंसा की गई। कुल मिलाकर ब्रिटिश अकाल नीति प्रारंभ में अस्पष्ट थी और बाद में जब ये नीति स्पष्ट विकसित हुई भी तो उस पर पूर्ण अमल नहीं किया गया। इस तरह आयोग और संहिताएं बनने के पश्चात भी अकाल पड़ते रहे और यह ब्रिटिश अकाल नीति की सीमा है। अब हम इसके प्रभाव पे चर्चा करेंगे कि अकाल का भारत में क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकालों में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी। कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से हस्तशिल्प उद्योग भी प्रभावित हुआ, क्योंकि कृषि एवं उद्योग का उससे संबंध था। बार बार पड़ने वाले अकाल ने मानव मृत्यु दर में वृद्धि की, साथ ही पशु संपत्ति का भी ह्रास हुआ। चारे की कमी से बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हुई। पशुओं की जब मौत हुई तो वो सीधे सीधे किसानों से जुड़ी हुई थी। काफ़ी जो ग्रामीण है वो है मृत्यु को ग्रास बन गए। अकाल ने सामाजिक तनाव और राजनीतिक असंतोष को बढ़ाने में मदद की। इसकी अभिव्यक्ति किसान विद्रोह एवं जन असंतोष के रूप में देखी जा सकती है, जैसे पाबना विद्रोह, दक्कन में खेतिहर दंगे आदि। कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन में अकाल महामारी के रूप में मौजूद रहे। वास्तव में भारत में ब्रिटेन की प्रगति का इतिहास लगातार बढ़ते जा रहे अकाल और उसके अधिकाधिक प्रभावित होने वाले लोगों का इतिहास है।